नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भाजपा केंद्रीय कार्यालय विस्तार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, पदाधिकारी और गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। पीएम मोदी ने भाजपा केंद्रीय कार्यालय विस्तार के लोकार्पण के अवसर पर पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कार्यालय विस्तार परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद मूर्ति का भी अनावरण किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। केंद्रीय कार्यालय विस्तार परिसर का निर्माण बड़े आयोजनों को ध्यान में रखकर किया गया है। इनमें एक सभागार, एक प्रेस हॉल और मीटिंग हॉल बनाए गए हैं। इस परिसर में भाजपा के 11 पूर्णकालिक पदाधिकारियों का निवास भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि ये समय भाजपा कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान से आया है। कुछ ही दिनों बाद हमारी पार्टी 44वां स्थापना दिवस मनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सन 1984 में जो हुआ, देश कभी उसे भूल नहीं सकता है। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन हम हताश नहीं हुए। हमने फिर से जमीन पर काम किया और अपने संगठन को मजबूत किया, तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा को जानने के लिए उसके स्वभाव को समझना जरूरी है। 2 लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 330 तक पहुंच गया। आज कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं है, बल्कि भाजपा भारत के सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्टी है। हमारा भविष्य आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें भाजपा को एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित करना है जिसके पास अगले 10 से 50 साल तक लक्ष्य निर्धारित हो। इसके लिए 3 बातें जरूरी हैं: अध्ययन, आधुनिकता और विश्व भर से अच्छी बातों को आत्मसात करने की शक्ति। संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद वरिष्ठ नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएगी। केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा 15 मई से 15 जून तक एक विशेष अभियान चलाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पीएम ने भाजपा सांसदों से 15 मई से 15 जून तक अपने अपने क्षेत्र में जाकर भाजपा के निर्देश पर एक कांग्रेस सदस्य ने द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर प्रहार करने के लिए उन्होंने देश और विदेश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पीएम मोदी के निशाने पर देश का विकास है। राहुल गांधी द्वारा देश के ओबीसी समाज के अपमान के विरोध में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक के सांसदों ने मार्च किया। सांसदों ने कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी के चरित्र में है देश और देश के पिछड़ों का अपमान करना। इसके लिए राहुल गांधी जी आपको माफी मांगनी ही होगी। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने ओबीसी को धोखा दिया है। ओबीसी समाज के नाम पर कई नेताओं ने दल बनाए, लेकिन उन्होंने कभी समाज के हित में काम नहीं किया। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि भाजपा ओबीसी मोर्चा अपने गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान के जरिए देश के सभी राज्यों में 1 लाख गांवों तक जाएगा और हमारे कार्यकर्ता 1 करोड़ घरों में संपर्क करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर राहुल गांधी द्वारा दिए बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। वीडी सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि राहुल गांधी को बयान पर माफी मांगनी चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एसोचैम के वार्षिक सत्र 2023 भारत एट 100 को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश की 130 करोड़ की आबादी बोझ नहीं बल्कि अवसर है। अमित शाह ने कहा कि भारत के 99% गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ देश में 82 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लगाए गए। अमित शाह ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, ये लक्ष्य मोदी जी ने रखा है और जिसको हम हासिल कर लेंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी एसोचैम के वार्षिक सत्र 2023 भारत एट 100 को संबोधित किया। अपने संबोधन में नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली को जाम और प्रदूषण से निजात दिलाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वो एक योजना बना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में भारत अफ्रीका सेना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहस्त्राब्दियों से भारत और अफ्रीका का समृद्ध इतिहास रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक है। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी पुणे में आयोजित भारत अफ्रीका सेना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अफ्रीका आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की चुनौतियों का सामना करते हैं, जो कि विकास लक्ष्यों को हासिल करने में बाधाएं हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि अफ्रीका के साथ सहयोग के 10 घोषित सिद्धांतों के तहत आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने और साझा क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संसद पुस्तकालय भवन के प्राइड लेक्चर हॉल में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के संविधान के 7 दशक विषय पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी एशियाई अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन की भारत की अध्यक्षता के संदर्भ में आयोजित हुई। INS चिल्का में अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड हुई। 273 महिला अग्निवीर समेत लगभग 2600 अग्निवीरों ने भारतीय नौसेना के नाविकों के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS चिल्का में प्रारंभिक प्रशिक्षण के 16 सप्ताह पूरे कर लिए हैं। पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रसिद्ध बेलूर मठ पहुंची, जहां उनकी आगवानी मिशन के महासचिव स्वामी सुविरंदाजी महाराज ने की। राष्ट्रपति बेलूर मठ के मुख्य मंदिर के साथ परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद के कक्ष में भी गईं, जहां वो ध्यान लगाते थे। बेलूर मठ की यात्रा के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में यूको बैंक के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में वो शामिल हुई। इस मौके पर यूको बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। लेह में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। लेह में भूकंप सुबह 10:47 पर महसूस किया गया। एक छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले एक दिन में कोरोना के 1573 नए मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 10,981 तक पहुंच गई है। देश में पिछले एक दिन में कोरोना के 1573 नए मरीज आए। वहीं इस अवधि में 888 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही दैनिक संक्रमण दर 1.30% है। वहीं टीकाकरण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 11,339 खुराक दी गई हैं। देश में अब तक कोरोना से बचाव के टीके की 220 करोड़ 65 लाख खुराक दी जा चुकी हैं। अब तक कुल 92 करोड़ 11 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। प्रयागराज में MP MLA कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत 7 आरोपियों को निर्दोष भी करार दिया। माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद को IPC की धारा 364A समेत कई अन्य धाराओं में दोषी करार दिया गया। अतीक अहमद को जिस मामले में सजा सुनाई गई है वो मामला 17 साल पुराना है। अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों पर उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना उमेश पाल के परिवार वालों को दिया जाएगा। ये मामला 17 साल पुराना है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण का, वहीं उमेश पाल जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई।
अतीक अहमद की सजा पर उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा है कि वो न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हैं, पर इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को फांसी की सजा हो। अतीक अहमद को कोर्ट द्वारा सजा मिलने पर उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा है कि वो जब तक अतीक उसके भाई बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। अतीक अहमद पर आए कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। माफिया अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अतीक अहमद के वकील ने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में उसको उत्तर प्रदेश नहीं लाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की थी। जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों को बरी करने के निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट ने पलटा। हाईकोर्ट ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए। 2 अन्य को आरोप मुक्त करने के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। 9 लोगों के खिलाफ दंगा करने, गैर कानूनी रूप से जुटने समेत अन्य आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को मानहानि के मामले में समन जारी किया है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश शेवाले ने मानहानि मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिवसेना नेता संजय राउत को भी समन भेजा है। कोर्ट अब इस मामले में 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी। शेयर बाजार में आज 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 40 अंक की गिरावट के साथ 57,613 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 34 अंक यानी 0.20% की गिरावट के साथ 16,951 अंक पर बंद हुआ। देश की राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 230 रुपये गिरकर 58,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी भी 380 रुपये की गिरावट के साथ 69,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.15% तय की गई है। पिछले वित्त वर्ष में ये दर 8.10% थी। केंद्र सरकार कोयला खदानों के 7वें दौर की वाणिज्यिक नीलामी कल से शुरू करेगी। इस नीलामी में 106 कोयला ब्लॉक को रखा जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक अधिकतम क्षमता पर इन कोयला खदानों से सालाना 14,497 करोड़ रुपए का राजस्व अनुमानित है। सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। आर्थिक सुस्ती का सामना कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था की इस साल की वृद्धि में भारत और चीन मिलकर करीब आधा योगदान देंगे, जिससे एशिया असाधारण प्रदर्शन करने वाला महाद्वीप बनकर उभरेगा। चीन के एक शोध संस्थान ने यह अनुमान जताया है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को डीमैट खाता धारकों को राहत दी। इसके तहत मौजूदा डीमैट खाता धारकों के लिए नॉमिनी का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ी है। रिलायंस इंडोसोल और फर्स्ट सोलर जैसी 11 कंपनियों को सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना के दूसरे चरण में कुल 39,600 मेगावाट क्षमता के सौर फोटोवोल्टिक के विनिर्माण का काम मिला है। चालू वित्त वर्ष में घरों की कीमतें 8 से 10% तक बढ़ी हैं और 2023-2024 के दौरान इनमें और 5% की वृद्धि हो सकती है। ताइवान की बैटरी कंपनी गोगोरो इंक ने अंतिम छोर तक के परिवहन की श्रेणी में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोमेटो और कोटक महिंद्रा प्राइम के साथ साझेदारी की है। ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म गिटहब ने भारत में अपनी पूरी इंजीनियरिंग टीम को निकाल दिया है, जिससे पुनर्गठन योजना के हिस्से के रूप में 140 से अधिक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। सोशल मीडिया मंच फेसबुक का संचालन करने वाली कंपनी मेटा की एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बावजूद कंपनी भारत में अपनी संभावनाओं को लेकर रोमांचित और आशावादी नजरिया रखती है। एक और छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय।
हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। स्वागत है आपके ब्रेक के बाद और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस निमित्ज दक्षिण कोरिया के बुसान शहर पहुंच गया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश के शस्त्रागार को बढ़ाने के लिए हथियार ग्रेड परमाणु सामग्री के उत्पादन को बढ़ाने का आह्वान किया है। पेरू में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की खेप को बरामद किया गया है। पेरू के अधिकारियों ने 2.3 टन कोकीन को जब्त किया है। केनिया की राजधानी नैरोबी में पुलिस ने सरकार के खिलाफ और बढ़ती खाद्य कीमतों के विरोध में निकाली रैली के दौरान विपक्षी नेता रैला ओडिंगा के समर्थकों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। मूसलाधार भारी बारिश के बाद बोलीविया बाढ़ की चपेट में है। एकर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कोबिजा के रिहायशी इलाकों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। वेनेजुएला के शिक्षक बेहतर वेतन की मांग के लिए काराकास की सड़कों पर उतरे। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि तीसरी पीढ़ी के लेपर्ड 2 टैंकों की पहली खेप यूक्रेन को भेजी गई है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि ये टैंक युद्ध के मोर्चे पर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले साल नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों में तोड़फोड़ की अंतर्राष्ट्रीय जांच पर रूस के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि उन्होंने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। हंगरी की संसद ने नेटो सैन्य गठबंधन में फिनलैंड के शामिल होने के प्रयास को मंजूरी दे दी। हंगरी में 182 सांसदों ने फिनलैंड के प्रयास के पक्ष में मतदान किया, जबकि केवल 6 ने इसके खिलाफ वोट किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद अगले संसद सत्र तक नियोजित न्यायपालिका सुधार को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित अपने संबोधन में इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो विवादास्पद सुधार पर फैसले के लिए खुद को और अपने राजनीतिक विरोधियों को समय देना चाहते हैं। इक्वाडोर के एंडीज क्षेत्र में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से कम 7 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के नैशविल के एक निजी क्रिश्चियन प्राथमिक स्कूल में कल हुई गोलीबारी में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में संदिग्ध को भी ढेर कर दिया है। मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता की आज से शुरुआत हो गई है। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत भी फॉर्म में लौटने की उम्मीद लगाए होंगे। सिंधु अपने अभियान की शुरुआत एक क्वालिफायर के खिलाफ करेंगी। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने मायामी ओपन के चौथे दौर में स्थान बना लिया है। 5वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर एलियासेम को मायामी ओपन के तीसरे दौर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। रूस के कारेन खचानोव ने आसान जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। पुरुष एकल में ही चौथी वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव ने वॉकओवर मिलने के चलते चौथे दौर में स्थान बना लिया है। महिला एकल में कनाडा की बियांगा एंड्रेस्कू ने चोट के चलते चौथे दौर के मुकाबले में दूसरे सेट में हटने का फैसला किया। 15वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा को मायामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शानदार फॉर्म में चल रही दूसरी वरीयता प्राप्त एरिना साबालेंका ने भी आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। विंबलडन चैंपियन एलेना राइबाकिना ने एलिस मैटेस को सीधे सेटों में हराकर मायामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना फुटबॉल मैच में आज विश्व विजेता अर्जेंटीना का सामना क्यूरासाओ से होगा। एक अन्य दोस्ताना मुकाबले में 2 यूरोपियन दिग्गज जर्मनी और बेल्जियम की टीम आमने सामने होंगी। 2024 यूरो कप क्वालिफाइंग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में फ्रांस ने आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया है। 2024 यूरो कप क्वालिफाइंग के एक अन्य मुकाबले में नीदरलैंड्स ने जिब्राल्टर को 3-0 से मात दी। नीदरलैंड्स की ओर से नेथन एके ने 2 गोल किए। एक और छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। पोलैंड ने 2024 यूरो कप क्वालिफाइंग के एक मुकाबले में अल्बानिया को 1-0 से हरा दिया है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म मैदान में नजर आने वाले हैं। फिल्म मैदान का टीजर 30 मार्च को रिलीज किया जाएगा। इंटरनेशनल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जल्द ही बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं। वो आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के साथ फिल्म जी ले जरा में नजर आने वाली हैं। टॉलीवुड अभिनेता बेलमकोंडा श्रीनिवास की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म छत्रपति भव्य रूप से लॉन्च की गई। कब्जा द कन्नड़ बिग पैन इंडिया फिल्म ओटीटी पर आ रही है। अल्लू अर्जुन को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो चुके हैं। एक्टर ने ट्वीट कर फैंस के साथ ये खुशी शेयर की। पौराणिक कथा रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष की सफलता की खातिर निर्माता भूषण कुमार और निर्देशन ओम राउत वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के सुसाइड करने पर उनकी मां ने गायक समर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा, समर सिंह आकांक्षा को रोजाना प्रताड़ित करता था। फेमस सिंगर दानिश अल्फाज मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। सिंगर की पत्नी ने उनके खिलाफ रेप व दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक को ये वायरल अपनी चपेट में लेने लगा है। कई कलाकारों के संक्रमित होने के बाद अब नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर एम किरावानी भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।